बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नेक्स्ट आज हमारा जो लेक्चर है ये अप्लाइड एनाटॉमी एमसीक्यू का सेकंड पार्ट है। ठीक है। इससे पहले जो लेक्चर हमने लिया है उसमें हमने 1 से लेकर 16 तक एमसीक्यूज किए थे। अभी हमारा एमसीक्यू नंबर 17। इसमें बताते हैं एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरस मसल इज इनर्वेटेड बाय डैश। ठीक है जी। अब देखिए जब बात आती है एक्सटेंसर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। जो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरस है दैट इज इनर्वेटेड बाय रेडियल नर्व, लेकिन यहाँ पे देखिए सिंपल रेडियल नर्व भी है और डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व भी है। लेकिन अगर आप इस एमसीक्यू को थोड़ा सा गौर से देखेंगे, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ रेडियल नर्व, तो रेडियल नर्व अगर हम देखें तो इसके दो ब्रांचेस होते हैं। एक को हम कहते हैं सुपरफिशियल ब्रांच और एक को हम कहते हैं डीप ब्रांच। देखिए जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है ये स्किन को इनर्वेट करती है, तो याद रखें इट इज ऑलवेज सेंसरी इन नेचर। ये क्या होती है? सेंसरी। लेकिन जो डीप ब्रांच है दैट इज ऑलवेज मोटर इन नेचर। ये क्या होती है? मोटर इन नेचर। तो कहने का मतलब ये है जो मसल्स की इनर्वेशन है इट इज ऑलवेज मोटर फंक्शन। तो यहाँ पे हमेशा जब भी एक्सटेंसर वर्ड आ जाए, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरस, ये वो मसल है जो एक्सटेंसर है अलॉन्ग विद द अल्ना बोन जा रही है टुवर्ड कार्पल बोन। तो इट इज इनर्वेटेड बाई, अगर ये डीप नर्व तो है, लेकिन अगर रेडियल नर्व में आ जाए डीप तो आंसर विल बी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, क्योंकि जो डीप ब्रांच है इट इज ऑलवेज मोटर इन नेचर और जो सुपरफिशियल है इट इज ऑलवेज सेंसरी इन नेचर। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या है? आफ्टर अलिजन ऑफ टीबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व, क्योंकि जो शियाटिक नर्व है इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक इसमें होता है कॉमन पेरोनियल नर्व और एक क्या होता है दैट इज कॉल्ड टीबियल पार्ट। तो टीबियल कंपोनेंट और देयर विल बी कॉमन पेरोनियल कंपोनेंट। सम एक्टिव फ्लेक्शन may still possible at the knee joint. The muscle responsible for remaining flexion include which muscle? अब देखें बात यह है कि जो हैमस्ट्रिंग मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल्स आर दोज मसल विच प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थाई रीजन। ये कहाँ पे होते हैं? बैक साइड ऑफ द थाई रीजन। तो आप लोग को ये चीज़ बताता चलूँ कि जो हैमस्ट्रिंग मसल है ये बैक साइड ऑफ द थाई रीजन में होते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने समझनी है वो ये है कि इस हैमस्ट्रिंग मसल को जो इनर्वेशन मिलती है वो शियाटिक नर्व से मिलती है। बट होता यह है कि एक्चुअली जो यहाँ पे अगर आप लोग हैमस्ट्रिंग मसल में शियाटिक नर्व की बात करें तो शियाटिक नर्व के अंदर एक टीबियल कंपोनेंट होता है और एक क्या होता है? कॉमन पेरोनियल कंपोनेंट होता है। तो जो कॉमन पेरोनियल नर्व है शियाटिक नर्व के अंदर ये इनर्वेट करती है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फीमोरस, और जो टीबियल है ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फीमोरस। देखिए लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, पोप्लिटियस मसल, प्लांटेरस मसल, गैस्ट्रोनीमियस, इन सब की इनर्वेशन ये अलग है, टीबियल कंपोनेंट ऑफ शियाटिक नर्व है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व दैट स्टिल इनर्वेट शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फीमोरस, आंसर विल बी दैट इज कॉल्ड अ कॉमन पेरोनियल कंपोनेंट। तो कहते हैं कि जो टीबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व है अगर ये इंजरी हो जाए टीबियल पार्ट, तो इन ऑल मसल की जो फंक्शन है इट विल बी लॉस, बट स्टिल अगर किसी मसल की फंक्शन रिटेन होगी दैट इज शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फीमोरस मसल। ठीक है जी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो बाइसेप ब्रेकियाई है जो अपर लिम्ब में है एंड दैट इज कॉल्ड बाइसेप फीमोरस विच इज अ पार्ट ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी है और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसमें स्टक हो जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ द फुट इज परमानेंटली डॉर्सीफ्लेक्स एंड इवर्टेड विच नर्व माइट बी इंजर्ड। अब देखिए मैंने आप लोग को इससे पहले लेक्चर में बताया कि अगर ये फुट है, मिसाल के तौर पे ये लेग है और यहाँ पे ये फुट है दैट इज द फुट, अगर ये फुट हम जमीन से उठाते हैं ऊपर की तरफ दैट इज कॉल्ड डॉर्सी फ्लेक्शन। ये क्या है? डॉर्सी फ्लेक्शन। किसका मतलब ये है कि फुट का जमीन से उठाना डार्सिफ्लेक्शन, और फुट जो है या जो टोस है ये जमीन की तरफ आना इसको हम कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ प्लांटर फ्लेक्शन। अब जो डार्सिफ्लेक्शन है इसके अंदर जो नर्व मेनली काम करती है वो डीप पेरोनियल नर्व है। कौन सी है? डीप पेरोनियल नर्व। इसलिए अगर ये इंजर्ड हो जाए तो फिर हम फुट को उठा नहीं सकेंगे, तो देयर विल बी फुट ड्रॉप। लेकिन अगर हम देखें प्लांटर फ्लेक्शन, तो मतलब फुट को नीचे लाने में प्लांटर फ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए? टीबियल नर्व चाहिए। तो आप लोग खुद बता दें कि अगर मिसाल के तौर पे आप किसी को कहे कि यार आप फुट को नीचे जमीन की तरफ लेके जाएं प्लांटर फ्लेक्शन करें, तो होना चाहिए कि इसके लिए कौन सी नर्व हो? टीबियल नर्व। लेकिन अगर फुट परमानेंट ऊपर गई है, मतलब परमानेंट डार्सी फ्लेक्स है, ऊपर गई है नीचे नहीं आ रही,
सो देयर विल बी लॉस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन, और प्लांटर फ्लेक्शन का लॉस होना इनडायरेक्टली टिबियल नर्व डैमेज होता है। ठीक है जी। अगर यहाँ पे एग्जाम में आता कि देयर इज लॉस ऑफ डॉर्सी फ्लेक्शन, अगर डॉर्सी फ्लेक्शन ना होता तो फिर फुट नीचे चला जाता, वो डीप पेरोनियल है या कॉमन पेरोनियल है। लेकिन अगर परमानेंट डॉर्सी फ्लेक्शन है, इसका मतलब ये है कि अगर फुट परमानेंटली ऊपर आ गई है, वो नीचे जा नहीं रही, तो इसका मतलब प्लांटर फ्लेक्शन खराब है, दैट विल बी टीबियल नर्व। तो ये क्वेश्चन जिसने भी टिक किया है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एंड यू पीपल डिड अ वंडरफुल जॉब। ठीक है जी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद आते हैं द डर्माटोम प्रेजेंट वर द लेटरल साइड ऑफ द फुट एरिया इज विच ऑफ द फॉलोइंग। डर्माटोम इज द पार्ट ऑफ द स्किन दैट इज इनरवेटेड बाय स्पेसिफिक नर्व। ठीक है, जो लेटरल पार्ट ऑफ द फुट है, उनकी जो डर्माटोम है दैट इज कॉल्ड S1। ठीक है जी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आप लोग को डर्माटोम का तो समझ आ गया है कि मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्किन जो एक स्पेसिफिक नर्व जो है वो अप्लाई करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, डर्माटोम्स कहते हैं। लेकिन जो डर्माटोम्स है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं या जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग को दो तीन चीजें बता रहा हूँ। इस तरह फॉर एग्जांपल इनाटमी के अंदर इस तरह फॉर एग्जांपल इसके डिफरेंट जो है वो डायग्राम भी मौजूद है। तो डायग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जाकर देखें, डिफरेंट डिफरेंट डर्माटोम देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे कॉमन है, जिस तरह L3 L4 है, तो ये नी जॉइंट या पटेला टेंडन, ये इसके लिए बहुत कॉमन है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बताया है S1, ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट के लिए होता है। ठीक है जी। तो डिफरेंट डर्माटोम्स होते हैं, इस तरह C5 C6 अपर लिम्ब आर्म के अंदर होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डर्माटोम, बट लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट के लिए जो है वो S1 होता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोट्रूजन ऑफ द टंग, कि वो कौन सी मसल है जो टंग प्रोट्रूजन में काम करती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट आंसर इज टंग प्रोट्रूजन, दैट इज कॉल्ड जीनियोग्लोसस, दैट इज कॉल्ड जीनियोग्लोसस। देखिए जितने भी ग्लोसस मसल है, दे ऑल आर इनरवेटेड बाय हाइपोग्लोसल नर्व। ये MCQs भी साथ लेके एग्जाम में काम आएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लोसल नर्व। किसका मतलब ये है कि ऑल टंग मसल इनरवेटेड बाय हाइपोग्लोसल नर्व एक्सेप्ट दैट इज पेलाटोग्लोसस, क्योंकि जो पेलाटोग्लोसस है ये वेगस नर्व इनरवेट करती है। ठीक है जी। तो ये पॉइंट आप लोग सारे नोट करें कि ऑल मसल्स ऑफ द टंग मेनली इनरवेटेड बाय हाइपोग्लोसल नर्व एक्सेप्ट genioglossus which is innervated by spelatoglossus which is innervated by vagus nerve। किसी के पास अगर स्नेल एनाटमी बुक है, स्नेल एनाटमी, तो हेड एंड नेक चैप्टर में जाके जहाँ पे टंग मसल लिखे है, नीचे बिल्कुल आखिर में जो है पेज के अंदर एक टेबल बना है, उसने गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से पेलाटोग्लोसस को भी हाइपोग्लोसल नर्व लिखी है, बट दैट इज ऑलवेज वेगस नर्व। ठीक है, तो ये MCQs भी आता है कि जो मोटर कंट्रोल है टंग की, वो मेजॉरिटी इन द केसेस हाइपोग्लोसल नर्व ही करती है। ठीक है जी। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व माइट बी इंजर्ड व्हेन टाइंग द इंफीरियर थायराइड आर्टरी ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑन थायराइड ग्लैंड। इसका मतलब ये है कि जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, इसके साथ जो नर्व नज़दीक से गुजरती है वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। और आप लोगों को पता है जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, इट इज नथिंग बट ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। ये क्या है, वेगस नर्व की ब्रांच है। चाहे इंटरनल लेरेंजियल हो या एक्सटर्नल लेरेंजियल हो, ये सब के सब जो है वेगस नर्व की ब्रांच है। और कभी कभार जब ये जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, ये अगर मिसाल के तौर पे क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, इट विल लीड टू अ कंडीशन नोन एज हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। इसको क्या कहते हैं, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ये हम आगे मजीद डिटेल से भी पढ़ेंगे। बट इंफीरियर थायराइड आर्टरी अगर इसके साथ कोई नर्व साथ में जा रही है और इसके डैमेज होने के चांसेस है, दैट विल बी नोन एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इंफीरियर थायराइड आर्टरी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। ठीक है। फिर इसके बाद है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। अब देखिए SRA स्टैंड फॉर सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, इट सप्लाई ब्लड टू द अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम। इनकी जो ब्लड सप्लाई है वो मिलती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से। मैं थोड़ा सा रेक्टम को अगर बाद में जो है ना वो डिस्कस करेंगे तो आप लोग को आसान भी होगा। इफ दिस इज द रेक्टम, इसको हम डिवाइड करते हैं तीन हिस्से में। सबसे ऊपर जो है वो अपर 1/3 है, फिर मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। मिसाल के तौर पे इन तीन पार्ट्स को हम रेक्टम में डिवाइड करते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है इट इज सप्लाइड बाय सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ये वाला जो है दैट इज कॉल्ड मिडल रेक्टल आर्टरी, इनकी ब्लड सप्लाई है।
और ये जो है वो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है। ठीक है जी, ये तीन आर्टरी है। अब ये जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है, ये जिसकी ब्रांच है इसका नाम है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। जस्ट थोड़ा सा डीपर जाता हूँ एनाटमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप लोग को ये कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। तो जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। जो मिडल रेक्टल आर्टरी है ये ब्रांच है इंटरनल इलियक आर्टरी। ये कहाँ से आती है? इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है जी। और आप लोगों को पता है जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है इट कम फ्रॉम इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, क्योंकि आप लोग आसानी से कह सकते हैं कि इट इज द पार्ट ऑफ हाइंड गट। देखिए जीआईटी को हम तीन गट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। जो फोर गट है, याद रखें उनकी ब्लड सप्लाई सीलियक ट्रंक से होती है। मिड गट की ब्लड सप्लाई जो है वो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, और जो हाइंड गट है in which the upper part of the rectum is a part superior rectal artery that come from inferior mesenteric artery। ठीक है। So hope this makes sense and that is very very important MCQs as well। ठीक है जी। फिर इसके बाद आती है नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन वेसल दैट इज ब्लीड इन एपिड्यूरल हीमाटोमा। ठीक है जी। कभी कभार वो आप लोग को एग्जाम में बताएंगे कि द मोस्ट कॉमन ब्लीड that is vessel bleed in extradural hematoma, so the space above dura and below the skull bone। तो इनको हम एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस कहते हैं। उसके अंदर अगर मिसाल के तौर पे ये ब्लड वेसल है और ये रप्चर हो जाए, और ब्लड वेसल रप्चर होने के बाद अगर ब्लीडिंग हो जाए एंड देयर ब्लड इज कम आउट एंड बिकम क्लॉट, so collection of blood which become clot outside the vessel that is called हेमाटोमा। अगर वो एपिड्यूरल स्पेस के अंदर हो जाए तो उसको हम एपिड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन आर्टरी ब्लीड करती है दैट इज कॉल्ड मिडल मेनिंजियल आर्टरी। इसको हम कहते हैं MMA, स्टैंड फॉर मिडल मेनिंजियल आर्टरी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। फिर मिडल मेनिंजियल आर्टरी के एक और क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर NRE 1 एग्जाम। फिर इसके अंदर एक और क्वेश्चन है कि मिडल मेनिंजियल आर्टरी ट्रांसमिटेड थ्रू डैश। क्योंकि आप लोग को मैंने बताया था कि जो क्रेनियल कैविटी है इसमें जनाब क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फोसा है और इसके अंदर ओपनिंग है, और उन ओपनिंग से डिफरेंट स्ट्रक्चर पास होते हैं, लाइक एंटीरियर क्रेनियल फोसा है। फिर इसके बाद क्या है, मिडल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। ये डिफरेंट फोसास है और इससे डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो पास हो जाते हैं। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि उन फोसा के अंदर, जैसा कि मैं बताऊंगा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इसके अंदर मिसाल के तौर पे जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है उससे पास होती है अक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, एब्डूसेंस नर्व एंड फर्स्ट ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी ट्राइजेमिनल नर्व, ऑप्थेल्मिक डिवीजन। फिर फोरामेन ओवेल से थर्ड ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल जो मैंडिबुलर है और इससे मैक्सिलरी जाती है। ठीक है जी। अगर मिसाल के तौर पे हम कहें कि फोरामिन स्पाइनोसम, यहाँ से मिडल मेनिंजियल आर्टरी, तो मिडल मेनिंजियल आर्टरी इस पासिस थ्रू फोरामिन नोन एज फोरामिन स्पाइनोसम। यहाँ पे अगर एक चीज मैं आप लोग को और भी बताता चलूँ, इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो देखिए वो यहाँ पे आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे अगर हम इस तरह लिखे दैट इज कॉल्ड सर रूम ओनली, तो सर रूम ओनली के अंदर जो एस है ये शो करते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और इसके अंदर क्रेनियल नर्व 5 जो ट्राइजेमिनल नर्व है इसकी पहली ब्रांच जो है यहाँ से गुजर रही होती है। फिर इसके बाद आर है, आर फॉर रुटेंडम, इसमें क्रेनियल नर्व 5 की सेकंड ब्रांच जाएगी, और ओ फॉर ओवेल जिसमें क्रेनियल नर्व की थर्ड ब्रांच जाएगी। ठीक है जी। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यू पीपल मस्ट नो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। फिर इसके बाद आती है दो चीजें विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि द वेन विच इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक दफा आया था, और ये मैंने मतलब नम्स के पेपर से लिया था। और जब वो नम्स के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि एक्चुअली, तो मुझे लगा कि यार दिस वन इज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने उठाया कि आप लोग को जो है वो पता चल जाए। ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे देखिए ये कहते हैं कि सुपीरियर टेम्पोरल वेन, सुपीरियर टेम्पोरल वेन जब मैक्सिलरी वेन के साथ मिलती है, इनकी यूनियन से जो वेन बनती है दैट इज रेट्रोमेंडिबुलर वेन। रेट्रो मीन बिहाइंड, के बिहाइंड द मेंडिबल, और ये पैरोटिड ग्लैंड के साथ नजदीक बनती है, दैट इज कॉल्ड रेट्रोमेंडिबुलर वेन। तो रेट्रोमेंडिबुलर वेन जो है ये जब बनती है और ये ब्लड कलेक्ट करती है तो फिर क्या होता है, इट विल डिवाइड इनटू टू, एंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर। लेकिन इवेंचुअली
आप इतना याद करें कि इससे बाद में फेशियल वेन जो है ये ज्वाइन करेगी, और फेशियल वेन के साथ मिलकर ये अपनी ब्लड इंटरनल जुगुलर वेन को देगी, और इंटरनल जुगुलर वेन आगे ब्लड फिर सुपीरियर वीना केवा को देती है। ठीक है जी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, अगेन वेरी वेरी इजी। दैट इज द obstruction to the flow of CSF, cerebrospinal fluid, due to stenosis of cerebral aqueduct या aqueduct of Sylvius। मिसाल के तौर पे ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है जो CSF बनाती है, दे आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। इनको क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब सवाल ये है, दिस इज मिसाल के तौर पे वेंट्रिकल्स है, दीज आर लेटरल वेंट्रिकल। अब ये थर्ड वेंट्रिकल है, तो थर्ड और लेटरल वेंट्रिकल के दरमियान जो होल या जो फोरामिन है, इसको फोरामेन ऑफ मोनरो कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोनरो। फिर यहाँ पे ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, इसके बाद सामने इधर एक डक्ट होता है जिसको हम इक्विडक्ट ऑफ सील्वियस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दैट इज द इक्विडक्ट ऑफ सील्वियस। अब सवाल ये है कि थर्ड वेंट्रिकल से जब CSF किधर जाएगी? फोर्थ वेंट्रिकल में, तो इस इक्विडक्ट ऑफ सील्वियस का सहारा लेगी। अगर ये बंद हो जाए, इसकी नेर्विंग हो जाए स्टीनोसिस, तो फिर थर्ड जो है वो फोर्थ के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, और यहाँ पे CSF की लेवल बढ़ेगी। इंक्रीज CSF लेवल इज कॉल्ड हाइड्रोसिफिलिस। लेकिन याद रखें, अगर हाइड्रोसिफिलिस हो ऐसा कि CSF की फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, मतलब यहाँ पे थर्ड जो है वो फोर्थ को प्रॉपर तरीके से CSF ना दे पाए, तो इसको नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलिस कहते हैं। बिकॉज द थर्ड इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद, for example, the third is not communicating with answer is fourth ventricle. So that is called a non-communicating hydrocephalus. That is very very important one. ठीक है जी। फिर इसके बाद दो चीजें हैं, एक ये कंडीशन है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस। इसमें तो तीन चीजें प्लीज याद रखें, शाबाश जो लोग सुन रहे हैं, ये ट्राइएड एग्जाम के अंदर बार बार आता है। नंबर वन, इसके अंदर तो एक डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया से मुराद होता है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी लॉस। डिमेंशिया मीन मेमोरी लॉस। फिर यहाँ पे लेके गेट प्रॉब्लम, मतलब एटाक्सिया वगैरह होता है, गेट डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, दैट इज गेट डिस्टरबेंस। और साथ में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो ये मैंने आप लोगों को इसलिए लिखा है कि ये क्वेश्चन मैंने NRE 1 के अंदर भी देखा है, FCPS पार्ट 1 में, और इवन MRCP तक के क्वेश्चन आते हैं कि क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय dementia, gait disturbance, and urinary incontinence. These three things together in a single patient, normal pressure hydrocephalus होता है। ठीक है जी। So these type of question you people must know for the exam point of view। ठीक है जी। इसके बाद अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is known as, for example, all of the following, या if the oculomotor nerve is section or damage, each of the following may occur except। तो देखिए, अकुलो मोटर नर्व, इसके काम क्या है? मिसाल के तौर पे दिस इज द आई, अगर ये आई है और यहाँ पे आप इमेजिन करें दिस इज द नोज, तो आई का वो पार्ट जो नोज की तरफ है दैट इज मीडियल, और जो टेम्पोरल है दैट इज अ लेटरल। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट है ये बिल्कुल मिड में होता है। इस मीडियल पार्ट में एक मसल है, उसका नाम है मीडियल रेक्टस, और यहाँ पे है लेटरल रेक्टस। अब ये जो मीडियल रेक्टस है, ये कोशिश करता है कि आई को अंदर की तरफ खींचे, और लेटरल रेक्टस कोशिश करता है कि आई को बाहर की तरफ, लेकिन दोनों का इफेक्ट सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, तो नेट रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो। लेकिन अब सवाल ये है, ये जो मीडियल रेक्टस है इट इज इनर्वेटेड बाय थर्ड नर्व, और LR6 ये अबडूसेंस नर्व है। अगर थर्ड नर्व जो अकुलो मोटर है ये डैमेज हो जाए, तो फिर आई अंदर नहीं आएगी बल्कि ये किधर जाएगी? बाहर। इसको कहते हैं एबडक्शन। एबडक्शन मीन बाहर की तरफ आई बॉल जाएगी, तो ये तो होगा। और ये जो प्यूपिल है इसकी कंस्ट्रक्शन थर्ड नर्व करती है, बट इफ थर्ड नर्व इज डैमेज देन द प्यूपिल विल बी फिक्स डायलेटेड, जिसको हम क्या कहेंगे? मिड्रियासिस। मिड्रियासिस मीन डायलेशन ऑफ प्यूपिल। और दूसरी बात यह है कि इसमें टोसिस होती है। तो टोसिस, abduction of the eyeball, and dilation of the pupil, these all three occur in the what answer is oculomotor, but there is no paralysis of the ciliary muscle। ठीक है जी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो पहले तीन बातें हैं ये सारे के सारे किसके अंदर होती है? डैमेज टू दी oculomotor nerve। इसके बाद जो क्वेश्चन है, दैट इज दी, a person has injury with fall on the shoulder which leads to rupture of कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट एसोसिएट विद दिस लिगामेंट। ठीक है जी।
तो इसके अंदर जो है, जो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट है, ठीक है जी, उसके साथ जो लिगामेंट जो है एसोसिएट होता है। ये देखिए, इन लोगों ने यहाँ पे इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है। ये एमसीक्यूज आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा कि मतलब इस एमसीक्यूज का आंसर क्या है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है। आई विल टेल टू द आईटी टीम के पहले इसको चेक करें, बाद में इंशाल्लाह वो आप लोग को बता दूंगा कि ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने चेंज करनी है, ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ द पैरासिम्पथेटिक फंक्शन इन द बॉडी इंक्लूडिंग दोज ऑफ द हार्ट, lungs and digestive system? That is very easy to answer. कि the most common and the most longest nerve of the body that control parasympathetic activity, that is called of cranial nerve number 10, और आप लोगों को पता है that is called of vagus nerve। देखिए, पहले तो बात यह है कि जो पैरासिम्पथेटिक इन नेचर नर्व है वो 2 है, 7, 9 एंड 10। तो अगर आप लोग देखें, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 ये है, बट वो फेशियल नर्व है, लेकिन उसकी सिक्रीशन के साथ ताल्लुक है। इसमें 9 नहीं है, तो बचा हुआ है वेगस। वेगस कंट्रोल हार्ट, लाइक ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि पैराइटल सेल से एच सेल की सिक्रीशन करता है, ठीक है जी। 2, 7, 9, 10, ठीक है जी। सॉरी, 3, 7, 9, 10, जो 3, 7, 9, 10 है अकुलो मोटर, ये ऑल आर पैरासिम्पथेटिक। जो 2, 7, 9, 10 है वो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स याद रखें। 1 को हम अकुलो अप्थेल्मिक olfactory nerve कहते हैं, ये फेशियल है, ये हाइपोग्लोसल एंड दैट इज वेगस। सो द नर्व which has a major parasympathetic control in multiple part of the body, that is called a vagus nerve। तो इंशाल्लाह इसका रिमेनिंग पार्ट जो 40 तक है वो नेक्स्ट हाफ के अंदर वो डिस्कस करूंगा। इस पे टाइम इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है इससे फ़ायदा भी ले, आप लोग इंशाल्लाह सीखें भी, और आप लोग हमें दुआओं में याद रखें कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह यू गाइस विल अप्रिशिएट। और आप लोग अपने जूनियर्स को, चाहे वो अभी अंडर ग्रेजुएट्स है, चाहे वो फर्स्ट एड, CK2, पेतोमा, इवन वो किसी भी तैयारी के लिए आना चाहें, तो इंशाल्लाह और प्लेटफॉर्म विल वेलकम देम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।